नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूक और सचेत करना। प्रकृति बिना मानव जीवन संभव नहीं है, इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम यह समझें कि हमारे लिए पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, झीलें, जमीन, पहाड़ कितने जरूरी है। इस दिवस को मनाने का फैसला 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद लिया गया। इसके बाद 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्रकृति संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपनी धरती के पर्यावरण को बनाए रखें। पूर्वोत्तर भारत में कुदरत मेहरबान है, लेकिन जिस तरह से स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन जारी है, इसका खामियाजा भी जीव श्रेष्ठ मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को मानो किसी की फिक्र ही नहीं है। प्रकृति को बिछाने का दायित्व सभी का है। अब संभालने की बारी है, प्रकृति को लौटाने की बारी है, पर कैसे? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं सुजीत दास, रणनीतिक सलाहकार है ये इंडस्ट्रियल क्षेत्र के। अशोक राय स्तंभकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र पांडे पीआरओ वन मंत्री के हैं। एएल हेक स्वास्थ्य मंत्री मेघालय के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। मैं सबसे पहले सुजीत दास, जो यूएन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलिस्ट के तौर पर कार्यरत थे और आज भारत में विभिन्न प्रोजेक्ट में वो सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सुजीत दास, मैं आपसे शुरू करता हूं। पर्यावरण की स्थिति हमारे सामने है और एक कोविड महामारी की लड़ाई से भी हम लड़ रहे हैं। कैसे इससे निपटा जाए, क्योंकि पर्यावरण बिगड़ेगा तो हमारे मानव अस्तित्व संकट में आ जाएगा और बहुत हद तक संकट में आ चुकी है। क्या कहेंगे? पहला चीज़ तो ऐसे ठीक, आपका प्रश्न जो है कि कैसे इसके साथ लड़ा जाए, इसका सॉल्यूशंस क्या है। इसके सॉल्यूशंस को, ये एक छोटा सब्जेक्ट तो है नहीं, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो मैं इस साल के थीम को कंसंट्रेट करते हुए उसके ऊपर कि बायोडाइवर्सिटी इस साल का थीम है। तो हम लोग बायोडाइवर्सिटी को क्या महत्व है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी आप अगर देखेंगे, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली आपका प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी को टच करता है। और अभी क्या है कि ह्यूमन जो इसके साथ हम लोग का रिलेशनशिप है, सब एनिमल किंगडम में हम लोग का सबसे रोबस्ट रिलेशनशिप है। और अभी देखा गया है कि आज हर हम लोग का बायोडाइवर्स स्पीसीज़ डिक्रीज़ होते हुए आ रहा है। अभी लास्ट कुछ सालों के अंदर ये स्पीड अभी अराउंड 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है और अभी एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 10 मिलियन स्पीसीज़ ग्लोबली इस साल के एंड तक गायब हो जाएगा। तो ये अगर होता है तो क्या होगा? आप जैसे अभी देख रहे हैं, कोविड हो सकता है। कोविड कैसे हो सकता है कि जब भी कोई ऐसा कोई जैसे बायोडाइवर्स स्पीसीज़ गायब होता है तो वो एक इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है। तो वो एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम सब कनेक्टेड है, तो उसमें हम लोग ह्यूमन सिस्टम भी कनेक्टेड है। तो वो सब चीज़ उस चेन में जब कोई गायब होता है तो वो सिर्फ प्लांट तक सीमित नहीं है, एनिमल तक सीमित नहीं है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तक जाता है। तो वो कहीं ना कहीं तो निकल के आएगा। तो निकल के आएगा तो कोई दूसरे इकोसिस्टम को टच कर देता है और तब हम लोग के ऊपर इफेक्ट होता है। हर 4 महीने में एक नया डिजीज़ ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है और उसमें से 75% एनिमल किंगडम से आ रहा है। और ये रेट जिस हिसाब से अभी 1000 टाइम्स बढ़ गया है, तो आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से हेल्थ सेक्टर के ऊपर
प्रेशर आएगा। इसको हम लोग कहते हैं जोनिस्ट डिजीजेस, जो एनिमल किंगडम से ट्रांसफ़र होकर आता है, जैसे कोविड एक वन ऑफ द टाइप है। अभी और एक प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे लोकस्ट अटैक हो रहा है, पूरा उत्तर भारत में हो रहा है और इस तरफ भी आने का संभावना है। सो एलिफेंट अपने जंगलों से निकल के आ रहा है। सो ये सब चीज़ें फिज़िकल इफेक्ट भी है और ये सब ऐसा भी है कि ये सब में ह्यूमन खुद का सर्वाइवल एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सब को देखते हुए बहुत से स्टेप्स है। यूएन पेरिस कन्वेंशन था 2015 में, उसमें कुछ चीज़ें दिया गया है किस हिसाब से हम लोग उसमें एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट में इंटरवेंशन करेंगे। ठीक उसी तरह हर 22 ऑफ मई एक बायोडाइवर्सिटी डे भी मनाया जाता है इंटरनेशनली। उसमें भी कुछ लॉज है, कुछ इंटरवेंशंस मार्क्ड आउट है। तो हम लोग उस हिसाब से उनमें जब उन चीज़ों को अपनाएंगे तो हम लोग आगे जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्तंभकार अशोक रॉय मौजूद है। अशोक रॉय, प्रकृति का दोहन बुरी तरह से किया गया है, इसका खामियाजा हमारे सामने है। इस बार जैव विविधता थीम दिया गया है 2020 का, जो हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। खासकर पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर को प्रकृति ने भरपूर दिया है, लेकिन पिछले 20-25 सालों से जो सामने आ रहे हैं नज़ारे, संरक्षित वनांचलों में अतिक्रमण है, जंगलों की कटाई जा रही है, पहाड़ की कटाई जा रही है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ प्रदूषित हो रही है। क्या कहेंगे, प्रकृति का दोहन का खामियाजा तो हम भुगत रहे हैं, आगे की स्थिति क्या होगी अगर इसी तरह से जारी रहा तो? जी रंजीत जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि प्रकृति ने हमारे पूर्वोत्तर को भरपूर प्यार दिया है, बहुत कुछ निछावर किया है। और हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकृति जो है वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम है, परंतु हमारे स्वार्थ की पूर्ति वह कदापि नहीं कर सकता। एक इंग्लिश में भी कहावत है कि नेचर हैज़ गॉट एवरीथिंग टू फुलफिल योर नीड बट नॉट योर ग्रीड। अगर आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पिछले 20-25 साल के जो उदाहरण दिए हैं, तो आज प्रकृति है तो हम हैं। प्रकृति के बिना मानव अपने जीवन या अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकता। अभी देखिए अपना असम ही, अभी कोरोना संकट के बाद बाढ़ की समस्या जो है मुंह बाए खड़ी है, और एक नया संकट आ गया है कि ऊपरी असम के तिनसुकिया से 43 किलोमीटर दूर, 43 किलोमीटर दूर बागजान में ऑयल इंडिया लिमिटेड की जो 5 नंबर का कुआं जो है, उसमें तकनीकी खामी हो या ह्यूमन एरर की वजह से हो, वहाँ पे विस्फोट हो जाता है। और पिछले 27 तारीख से लगातार वहाँ गैस और जो क्रूड ऑयल का रिसाव हो रहा है। वहाँ से जो है 1.5 किलोमीटर रेडियस के अंदर के लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों में पहुँचाया गया है। तो अगर सुरक्षित स्थानों में पहुँचा भी दिया गया तो उनका तो सब कुछ समाप्त हो गया। वो रातों रात दिन में जो है अपना जो कुछ पाए, पैसा लिए, जो सामान लिए, भागे अपना जान बचाने के चक्कर में, और वहाँ स्कूल में जाकर के शरण लिए हुए हैं। तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार होगा, ये असम सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आज 1 महीने पूर्व भी देखिए आंध्र प्रदेश में इसी तरह की घटना घटी। वहाँ भी जो है तेल संयंत्र में जो है विषाक्त गैस का रिसाव होने के कारण 12 लोग जो है वो काल कवलित हो गए, परंतु लोग जो है उनका याददाश्त बहुत क्षीण होता जा रहा है। कुछ दिनों तक ये सुर्खियाँ बनी, उसके बाद लोग भूल गए। तो ये प्रकृति का हम दोहन कब तक आखिर करते रहेंगे? और आज प्रकृति जो है वो अपनी वेदना प्रकट करना चाहती है, अपनी पीड़ा प्रकट करना चाहती है, परंतु फिर भी हम मानव उस पीड़ा को, वेदना को नहीं समझ पा रहे हैं। आज भूमि कटाव, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है प्रकृति त्राहिमाम कर रही है। और यही कारण है कि देखिए कहीं जो है भूस्खलन हो रहा है, कहीं बाढ़ की समस्या, कहीं सूखे की समस्या, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं जो है वो आपका तूफ़ान, चक्रवाती तूफ़ान अभी 2 आ गया है 1 महीने के अंदर। अपना भारत देश जो है उसका प्रत्यक्षदर्शी रह चुका है। तो अगर अब भी हम नहीं संभले तो फिर जो है ये प्रकृति रुष्ट हो जाएगी। तो हमारा जीवन जो है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, प्रकृति है अभी नहीं तो कभी नहीं, और इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। जैसा कि सुजीत दास बता रहे हैं, ये एक सीमित सब्जेक्ट नहीं है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन हर एक नागरिक की
भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। खासकर असम की बात करें तो हमारे साथ जनसंपर्क अधिकारी वन मंत्री के शैलेन पांडे जुड़े हुए हैं और बहुत मग्न है, रिसर्च कर रहे हैं शायद वो। लेकिन यहाँ पे आपको बताना होगा कि बहुत से संरक्षित वनांचलों में अतिक्रमण जारी है। ह्यूमन और एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, या यूँ कहे कि जानवर और मनुष्य के बीच टकराव जो है बहुत बढ़ रहा है। बहुत लोग साल में मर जाते हैं। नदियाँ प्रदूषित हो रही है, वनांचल सिकुड़ते जा रहे हैं। आज पर्यावरण दिवस है तो मंत्रीगण और संगठनें जो है एक एक पौधा तो रोप रही है, इसके बाद साल भर वो भूल जाते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, सबसे ज़रूरी बात है ये जो मुद्दा अभी उठाया है माननीय राष्ट्रसंघ का, जो राष्ट्रसंघ में हमारे असम से जो काम करके हमारे लिए उम्मीद खड़ा करने वाला आदमी जो सुजीत दा ने भी बोला है और माननीय अशोक जी ने भी बोला है, जो सत्य है सत्य है, सत्य को मानना पड़ेगा। सबसे पहले सत्य को हम लोग नहीं है ऐसा बोल नहीं सकता है। सबसे जरूरी बात है आप सत्य को मानिए, सत्य के साथ चलिए, तभी आपको जीत हासिल होगा। अभी हमको जीत हासिल करना है, किससे जीत हासिल करना है? हमको जीत हासिल नहीं करना है पृथ्वी के ऊपर अत्याचार करके, हमको जीत हासिल करना है मानवीयता के ऊपर। और सबसे जरूरी बात है, हमारा जो हिंदू या भारत का जो परंपरा है, उस परंपरा में हम भगवान का पूजा करता है। भगवान, आप लोग जानते हैं भगवान क्या है? भगवान का मतलब है, भ का मतलब है आपका भूमि, ग का मतलब है गगन, और ब का मतलब है वायु, और अ का मतलब है अग्नि, और न का मतलब है नीर, यानी भगवान। तो पहले से हम लोग को समझाया गया है, हम लोग का जो इतिहास है, हम अभी विश्वगुरु होने के लिए जा रहा है, लेकिन हम लोग का अभी भी ये सिस्टम हमको होने नहीं देता है। कहीं कहीं हम लोग का संस्कार का अभाव है। जैसे हमको पहले से ही, जन्म से ही हमको अगर संस्कार मिलेगा कि हम प्रकृति के साथ युद्ध नहीं करना है, प्रकृति हमको देता है, प्रकृति हमारा माँ है, तो ये सब नहीं होगा। तो इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा, एक सिस्टम को जागरूक होने से नहीं होगा। ये हम लोग को ये जो भगवान बोल के हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो संस्कृति है उसी में प्रकृति के प्रति किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, प्रकृति से कितना लेना चाहिए और प्रकृति को कितना लौटाना चाहिए, ये हमें सिखाया गया है बहुत पहले। लेकिन वन विभाग की जहाँ तक बात है, अगर मैं सीधे कहूँ कि डिब्रू सैखवा के इलाके में जी कोयला खनन के लिए जिस तरह से उसका विरोध हो रहा है, हाँ, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है जी। निश्चित तौर पर वन विभाग या असम सरकार के जेहन में तो ये बात थी कि वहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता, बायोडाइवर्सिटी वहाँ बिगड़ सकती है। अभी मुझे ये बात बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज़रूरी बात है, लास्ट 60 ईयर से ये वहाँ पे हम लोग जब बचपन से हम लोग जब किताब पढ़ते थे स्कूल में, सबसे पहले लिखा हुआ करता था कोयला को कहाँ खनन होता है, मार्गेरिटा में, लीडू में, ये लिखा हुआ रहता है। तो वो मार्गेरिटा और लीडू में लास्ट 60 ईयर से यहाँ पे वो कोयला खुदाई के नाम पे बहुत सारा घोटाला हुआ। अनकी आपका अभी हम लोग के पास, गवर्नमेंट के पास जो रिकॉर्ड है, ये लोग अभी जो हल्ला कर रहा है ये तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है आदमियों को गुमराह करना। सत्य बिना जाने गुमराह करने एक अपराध है। सत्य है ये कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्रित्व संभालने के बाद केंद्रीय सरकार ने ये मार्गेरिटा पर जो कोयला का लेकर के जो कारोबार हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्यावरण रक्षा करने के लिए लगे हुए हैं। और जब से असम में माननीय परिमल शुक्लबैद्य जी माननीय वन और पर्यावरण मंत्री हुआ है, वो भी लगे हुए थे, और उसको वहाँ पे कोल इंडिया ने बेबुनियाद वहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं लेके वहाँ पे खुदाई कर रहा था, उसके लिए उनको फाइन हुआ है 2019 से कहीं पे भी वो लोग नहीं कर पा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात है, अभी ये जो इशू है, गवर्नमेंट ने जो जैसे बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट परमिशन दिया है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन नहीं दिया है। स्टेट गवर्नमेंट को अभी छानबीन कर रहा है, 28 टोटल शर्त लगा है, 28 नंबर्स ऑफ शर्त, उस शर्त के ऊपर पर ही गवर्नमेंट बात करेगा। उस अगर कोल इंडिया उस 28 को कर पाएगा तभी उन लोग का पहले ज़माने का, मतलब 2003 से 2010 तक उन लोग को रिन्यूअल होगा, नहीं तो उन लोग बिना रिन्यूअल ही वो लोग कर रहा था घोटाला पे घोटाला। तो वो सबसे ज़रूरी बात है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारा गवर्नमेंट आने के बाद ये असम में लास्ट 2 ईयर्स में 221.54
4 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन एरिया का मतलब बड़ा हुआ है। तो हम लोग का ये कामयाबी है। हम कैसे कामयाबी हासिल किया? हम लोग पूरा दिल में जाके घुसा है कि हाँ ये भगवान है, भगवान को आप मानो। जैसे हमारा मंत्री परिमल शुक्लबैद्य, जैसे उनको मिनिस्ट्री का दफ्तर दिया गया, तो वो जाके सबसे पहले एक पेड़ को लगा के पूजा किया अपना दफ्तर में, पूजा करके पेड़ ही पूजा करना है। तो वो संस्कृति सबके दिल में जगाया, ये भावना सबके दिल में जगाना होगा, तभी जाके आदमी लोग को ये प्रोटेक्ट करना पड़ा। एक दिन में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जी अशोक रहे, आप उस जगह पे जाके आए हैं, वहाँ की हकीकत क्या है? यहाँ की हकीकत है, मैं भाई साहब बताए अपने जगह ठीक है अपने हिसाब से, परंतु मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैं जो देखा हूँ जी, आज वर्षा वन भारतवर्ष का एकमात्र है दिहिंग पटकाई जी। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ का ऐसा दुर्व्यवस्था कर दिया गया है कि ऐसे ही अबाध तरीके से पहाड़ों की कटाई होती गई, तो अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जाने वाला दिहिंग पटकाई जो है वो समाप्त हो जाएगा। जी। मैं आपको बता रहा हूँ 111 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ अभ्यारण्य, उसके अंदर जाएंगे आप तो आपकी सूरज की किरणें दिखाई नहीं देगी। इतना घना और इतना लंबा लंबा पेड़ है कि 24 घंटे वहाँ आपको लगेगा कि जब बारिश आ रही है। ये अपने आप में अनोखा है, ये हमारा गौरव है, ये असम का ये प्राइड है, परंतु हम किस प्रकार उसको ध्वंस करने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 111 किलोमीटर का जो दायरा जो है 2003 में जो है उसको 30 साल के लिए लीज पर लिया गया, जो 2003 में जाकर के समाप्त हो रहा है, परंतु वहाँ पे कोयले की खुदाई जो अबाध गति से चल रही है। क्यों? यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार थी, अभी भाजपा की भी सरकार थी, क्यों उन्होंने रोक नहीं लगाई? 2000 मैं बता रहा हूँ 2013 में फिर इसको रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई किया गया, परंतु अप्रूवल नहीं मिला। परंतु फिर भी आप आज देखेंगे 98 स्क्वायर किलोमीटर का जो है वो परमिशन दिया गया है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने दिया है। मैं बता रहा हूँ स्टैंडिंग कमेटी ने, मैं बता रहा हूँ, फिर मेरे बात को आप कट कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे दिखाया गया कि अनब्रोकन लैंड एक्चुअली क्या है, वहाँ पे 57 स्क्वायर हेक्टेयर में ऑलरेडी कोयला खुदाई की जा चुकी है। मैं आपको एक और बात का खुलासा करना चाहता हूँ, जब लॉकडाउन था कहीं कोई काम नहीं चल रहा था, वहाँ पे रेत होल माइनिंग जो है ऐसा सुरंग है, वहाँ पे दिन रात जो है कोयले की खुदाई चल रही थी। रात 11 बजे के बाद कोयला का गाड़ी 16 चक्का में जो है प्रशासन के नाक के नीचे से जा रहा था। तो हम कहाँ पर्यावरण की सुरक्षा कर रहे हैं? वहाँ मैं बता रहा हूँ, मेरे बात को आप बोलिएगा, वो जो है असम का राष्ट्रीय जो हम लोग का जो स्टेट बर्ड है व्हाइट डक बर्ड, वो वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे 238 प्रजातियों की पक्षी वहाँ पे पाए जाते हैं। वहाँ जैव विविधता का सबसे बड़ा समागम होता है, और उसके चारों ओर जो है आप देखिएगा प्राकृतिक वातावरण इतना सुरमय है, परंतु आज ध्वंस के कगार कर रहे हैं। लीडो की बात कर रहे हैं, लीडो की जो असम टाइप के घर पे है, 1 साल तक उन लोग का छत का जो है टीना नहीं रहता, वहाँ पे सुर्खी हो जाता, छेद हो जाता है। क्यों होल वाइडो? तो ये सार्कोल पोरेनो है, उन लोग को जो है हेड का जो ये है सर दर्द, उन लोग के श्वास की बीमारी, तो कहाँ जाएंगे पशु पक्षी? आज मानव पर इतना प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो जंगली जानवर लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये केवल मानव का जमीन है, क्या मानव की धरती है? आज जो है वो जंगल संकुचित होते जा रहा है। लाचार होकर के जो जंगली जानवर है मानव आबादी में घुसते हैं, वहां तो या पिंजरा बंद हो जाते हैं या मारे जाते हैं। मल्लपुरम का जो है वो जीता जाता उदाहरण है, जो एक गर्भवती मैं आप दोनों को 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं। हमारे साथ मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एएल हेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेक, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। मेघालय में पर्यावरण को लेकर हमने देखा कि वहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा ने खुद कई जगहों में वृक्षारोपण किया है। मेघालय में पर्यावरण को लेकर कैसी जागरूकता दिख रही है? मेघालय में एनवायरनमेंट के लिए सब अपना जो नागरिकता है, सब सिटीजन दे लुक ऑल आर अवेयर, सब जागरूकता है कि हम लोग कैसे ये अपना एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर हम लोग अपना ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो भविष्य में, फ्यूचर में हम लोग का अपना ही प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ हम लोग का जितना भी मेघालय के सिटीजन है, सब लोग आपने देखा है कि मेघालय में अभी भी एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। अभी जब से भी लॉकडाउन आया, एनवायरनमेंट का कम्प्लीटली फिल्टरिंग हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन वी आर नॉट अप्रिशिएटिंग, मतलब हम लोग जो लॉकडाउन कंटिन्यू रहेंगे वो भी हम नहीं चाहते हैं कि हमको कि एनवायरनमेंट, यू हैव टू सी द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट सेम टाइम, मतलब
भी इकोनॉमी भी जरूरी है, तो दी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ भी चलना चाहिए। तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो एनवायरनमेंट डे में आज के दिन जी कि सब नागरिक को अगर आप एक एक पेड़ प्लांटेशन करेंगे तो ये एनवायरनमेंट को हम लोग अपना वी आर गिविंग एनर्जी टू एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट हम लोग को फिर दे विल बी बैक, दैट एनर्जी विल बी बैक टू ह्यूमन बीइंग। तो ये सब मिलके हम लोग सब मिलके सब एकता बन के हम लोग को एनवायरनमेंट को बचाना है। जी एल है कि मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री अभी जो हमारे स्टूडियो में चर्चा जारी है वो बरसा अभयारण्य के बारे में कही जा रही है। ऊपरी असम में जो एकमात्र रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे इलीगल माइनिंग जारी है और सरकार ने भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जिसके चलते पूरे ऊपरी असम में और पूरे असम में एक विरोध की लहर देखी जा रही है। आपके वहाँ भी अवैध कोयला खनन जारी है। अशोक राय ने ये मुद्दा उठाया है कि सरकार कहीं ना कहीं विफल हुई है। आपके राज्य में भी इलीगल कोल माइनिंग जारी है, क्या आप मानते हैं और क्या कहेंगे इस पर? जब से ये जो एनजीटी सुप्रीम कोर्ट ये कोल माइनिंग बांध किया, गवर्नमेंट उनको अध्ययरिंग नहीं, जितना भी हो पूरा का पूरा कोशिश है कि ये इलीगल माइनिंग कभी नहीं हो सकता कि ये रैट होल माइनिंग यहाँ पे जो भी होता है ये माइनिंग, ये साइंटिफिक माइनिंग नहीं होते। जब साइंटिफिक माइनिंग नहीं होते हैं ये रैट होल माइनिंग, तो अपना पूरा एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा खराब करा देते हैं। तो इसलिए हम लोग को अगर लोग साइंटिफिक माइनिंग करेंगे, इट इज़ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एट द सेम टाइम। जो एनवायरनमेंट को आप बचा के रखेंगे तो ठीक होगा। लेकिन अगर आपका जो अपना फ़ायदा के लिए ये रैट होल माइनिंग करेंगे, अनऑर्गेनाइजिंग माइनिंग आप करेंगे, तो एनवायरनमेंट को ख़राब करेंगे, तो ये पूरा का पूरा खराब करेंगे। जैसा अभी आपको ये जो जितना भी अनऑर्गेनाइजिंग माइनिंग जो हो रहा है, ये जितना भी वो पानी जा रहा है, ये जो कोल कार्बन डाइऑक्साइड ये पूरा जा रहा है नदी में, तो कितना मच्छी लोग को मार लेते हैं, कितना ये जो अपना कल्टीवेशन चीज़ के है, जो कल्टीवेशन वाला वेजिटेबल फ्रूट सबको ही ख़त्म करा देते हैं। इफ़ यू स्टिल अलाउइंग दी अनऑर्गेनाइज माइनिंग इन आवर स्टेट। तो अभी जो एनजीटी ने बंद किया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद किया, यानी अच्छा हुआ और एनवायरनमेंट भी अच्छा हो रहा है हम लोग का मेघालय स्टेट में। मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एल हेक जैसा बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद वहाँ पे माइनिंग जो कोल माइनिंग काफ़ी हद तक बंद किया जा चुका है, लेकिन ये सही है कि वहाँ पे जो है इलीगली ये कारोबार जारी है। सुजीत दास, ब्रेक का समय हो गया, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इस तरह के कारोबार से पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी चाहिए, इंडस्ट्री भी हमारे साथ आना चाहिए, लेकिन कैसे इसको सामंजस्य बना के आगे बढ़ा जा सकता है? आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने छेड़ा है, क्योंकि मैंने अभी जितना बातचीत हुआ है, अभी जो मैंने नोट किया, मैंने देखा कि एक पक्ष हमेशा होता है कि सोशल इम्पैक्ट एक होता है, एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है। तो हम लोग इकोनॉमिक को अभी रोक नहीं सकते, तो इकोनॉमी सुपरसीड कर देता है बहुत जगहों पे। पॉइंट है कि गवर्नमेंट का बहुत एक टाइट, गवर्नमेंट का पोजीशन एक टाइट रोप वॉक जैसा होता है, जो जिसको बैलेंस रख के चलना होता है। अब पॉइंट ये है कि हम लोग आगे जाएंगे कैसे। जी, तो इस पे मेरा 2-3 पक्ष रखना चाहूँगा। पहला चीज़, बायोडाइवर्सिटी जब हम लोग बोलते हैं तो आप सोचिए वर्ल्ड में 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन बायोडाइवर्सिटी पे, लाइवलीहुड पे है जी। 70%। वर्ल्ड का हाफ और मोर देन हाफ जीडीपी वर्ल्ड का बायोडाइवर्सिटी से आता है। तो एक आप लाइवलीहुड का भी बात हो रहा है, एक स्टेट अब इनकम का भी बात हो रहा है, तो एक सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन इसमें है जी। और असम कहाँ पे है? असम, इंडिया में 4 हॉटस्पॉट्स है बायोडाइवर्सिटी का। जो असम है आपका ईस्टर्न हिमालयस, जो इंडो बर्मा जोन में है, उसमें असम आता है।
सो आसाम इटसेल्फ पूरा स्टेट ही ऑटोमेटिकली एक मोटा मोटी आप एक हॉटस्पॉट में है बायोडाइवर्सिटी का। तो आप अगर एक स्पीसीज़ गायब हो जाता है, आज जैसे अभी 1 मिलियन स्पीसीज़ ग्लोबली गायब होने का बात है, अगर गायब हो जाता है ये सब तो धीरे धीरे, तो आपका प्लान का अगर स्पीसीज़ गायब होता है तो दवाई कहाँ से बनाएंगे जी। एनिमल्स जब कुछ गायब होते हैं तो वो सब का भरपाई कहाँ से आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फूड चेन में तो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। जैसे मैंने बोला जूविस्ट एक मैंने वो क्या बोला जूनिस आता है डिजीजेस, जैसे ये कोविड तो उसी का ही रिजल्ट है। आप बैट नहीं खाते हैं, मैं नहीं खाता हूँ, हम लोग नहीं खाते हैं मान लिया, लेकिन बैट का अपना ही एक इकोसिस्टम है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके साथ रहता है। अब बैट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है तो ह्यूमन तो दूर में है इकोसिस्टम, बट इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड है। तो वो जब उसमें कुछ इफेक्ट हो रहा है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकल के आ रहा है, कोई दूसरा इकोसिस्टम में टच कर रहा है, हम उस इकोसिस्टम के साथ डायरेक्टली टच में है, तो अल्टीमेटली हमारे पे आ रहा है। पेट मतलब कैन, नहीं हाँ जो कैन एंड बेम्बो का जो नहीं वो नहीं, वो जो बैट पक्षी पक्षी चमगादड़ चमगादड़। चमगादड़, तो उसी हिसाब से हम लोग बहुत इंटरकनेक्टेड है। असम एक बहुत हॉटस्पॉट में आता है, तो इस सब को देखते हुए हम लोग को जो हो गया तो हो गया, जी। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए आगे क्या करेंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एल हेग भी जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर। जैव विविधता इस बार जो है पर्यावरण दिवस का थीम है, और पूर्वोत्तर भारत जो है प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन पिछले 20-25 सालों से जिस तरह से प्रकृति का दोहन हुआ है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरी दुनिया जो बायोडाइवर्सिटी को लेकर जो समस्याएं झेल रही है पूर्वोत्तर में भी वो शुरू हो जाएगी, और कहीं कहीं तो शुरू भी हो चुकी है। हमारे साथ मेघालय के स्वास्थ्य मंत्री एल हेग जुड़े हुए हैं। कोविड-19 को लेकर वो स्वास्थ्य मंत्री है, काफ़ी बिजी है वो, हमें उनको विदा देना पड़ेगा। जाते जाते एल हेग, मैं आखिरी सवाल करता हूँ आपसे। पर्यावरण दिवस है, बहुत तरह की समस्याओं के साथ जी रहे हैं हम। पर्यावरण की अवस्था को सुधारना होगा, हर एक को इसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। युवाओं और जनता को आप इन्वायरमेंट को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आज? अब भविष्य को देखेंगे, फ्यूचर के देखेंगे, तो हम लोग को युवा को चाहिए, अपना सिटीजन को, जितना भी सिटीजन है, अपना महिला को, सबको हम लोग पूरा ख्याल करना है। ये अपना एनवायरनमेंट का यहाँ मेघालय में अगर एनवायरनमेंट को ख्याल नहीं करेंगे तो जो भविष्य में, जो अब फ्यूचर में जितना भी प्रॉब्लम होंगे तो वो फिर बैक टू ह्यूमैनिटी। तो ये नहीं होना चाहिए। वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग अपना सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहिए कि कैसा हम लोग ये एनवायरनमेंट को बचाना है। जी हाँ, बिल्कुल सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जहाँ तक रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, हम ऊपरी असम के जिन मुद्दों पर आज चर्चा कर रहे हैं, बागजान में ऑयल फील्ड में जिस तरह से विस्फोट हुआ है, आसपास का पर्यावरण काफ़ी नुकसान पहुंचा है, और सबसे बड़ी बात जो है वहाँ से जिन लोगों को वहाँ से राहत शिविरों में भेजा गया है, राहत शिविरों की जो तस्वीर है, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि दिखाए लोग, वहाँ पे कोई बुनियादी सुविधा दी ही नहीं गई। एक तो पर्यावरण के चलते वहाँ पे काफ़ी मुश्किलें हो रही है, जीव जंतु मर रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, और वहाँ में जो लोग थे उन्हें विस्थापित किया गया है। विस्थापित लोगों को जिस तरह की सुविधा दी गई है, आप आश्चर्य हो जाएंगे वहाँ पे किस तरह से लोग जो रह रहे हैं। हम तस्वीरें दिखाएंगे, और अशोक राय से मैं कहूँगा दिहिंग पाटकाई की जो बात है, अवैध कोयला खनन की जो बात है, उस पर आप वहाँ गए थे। एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि हकीकत है, ज़मीनी हकीकत को कम से कम रूबरू कराए। हमारे साथ पीआरओ है, वन मंत्री के पीआरओ शैलन पांडे जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर वन विभाग ने क्या किया है और क्या करने जा रही है, इस पर वो जरूर फोकस करेंगे। देखिए, ये असम के लोगों का दुर्भाग्य है कि कुछ भी पाने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ता है, और इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है कि आज अपने प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए भी आज तो देखिए लॉकडाउन है, अभी लोग तो सड़कों पर उतर नहीं सकते हैं, परंतु गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या छात्र समाज या जो आपके जो कल्चरल ग्रुप के लोग जो है वे सबको एक अभियान छेड़े हुए हैं, और एक सोशल मीडिया में भी आया हुआ सेव डिहिंग पाटकाई। तो क्यों ज़रूरत पड़ गई? आज मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि सरकार को जिस प्रकार से भूमिका का पालन करना चाहिए था प्रकृति को बचाने के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने
कर्तव्य में विफल रही है, जिसका खामियाजा जो है वो हम तो भुगत ही रहे हैं, परंतु हमारी आने वाली पीढ़ी को इससे बदतर हालत जो है वो होगा और आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। वहाँ जो है वो आप स्पॉट विजिट करेंगे, वहाँ पे मैं एक आंकड़ा दे रहा था कि 98 स्क्वायर हेक्टेयर किलोमीटर का जो परमिशन दिया गया है, मुझसे जो है वो इत्तेफाक नहीं भी रख सकते हैं यहाँ वन मंत्री के जो है ये बैठे हुए सलाहकार, परंतु ज़मीनी हकीकत क्या है कि 54 स्क्वायर हेक्टेयर जो है वहाँ का भूमि का जो है वो कोयला पहले ही निकाल चुका है, केवल पेपर में दिखावा है। और फॉरेस्ट एक्ट 1980 का ये जो रूल्स जो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट का, उसके मानकों को सरकार ने खुद जो है वो उल्लंघन करके जो है वहाँ पे कोयला खुदाई का काम कर रही है। इसीलिए तो पहले वही मैं बोल रहा हूँ कि वेदों में भी है, हम लोग का संस्कार है, वेद में है कि जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश, ये सब के प्रति हम लोग को अंतर से भक्ति करना पड़ेगा। अगर हम ये अंतर से भक्ति करेंगे, आदमी लोग बोलता है कि तुम लोग कम्युनल हो, हम लोग धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा एक वातावरण देना चाहता है। और आंदोलनकारी का बात मैं क्यों नहीं बोलूँ, क्यों आंदोलनकारी को भड़काया गया है। कोई भी आदमी आके किसी को झूठ मूठ का कुछ बात बोल देता है सेंटिमेंटल करके, क्यों असम का आदमी लोग पहले से पर्यावरण को लेकर के, अपना वनस्पति को लेकर के, अपना इसको लेकर के, हर सेंटिमेंट को लेकर के ये लोग पहले से असम में जो भी है जन्म लिया है। हम जैसे असम में जन्म लिया है, हमारा मुरीगांव एकदम बहुत बढ़िया एक एरिया है जिसमें पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हम हर बात में आदमी को बोलता है कि पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेरा डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये हम लोग का एक यहाँ पे जन्म लिया है, हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, तो इसमें ये लोग भड़केगा ही। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, पहले यहाँ पे जैसे अशोक जी बोल रहा है, हाँ घोटाला हुआ था, तो घोटाला हुआ था इसीलिए तो हम लोग आके, हमारा मिनिस्टर आके एफआईआर डाला है। वो लोग 60 ईयर तक बिना रिन्यूअल करके ये लोग घोटाला कर रहा था, तो हम लोग का मिनिस्टर आके उनको एफआईआर डाला है और हम लोग उनके ऊपर फाइन भी लगाया है 43.25 जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, हम जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है। एक बात केवल फाइन इम्पोज करके ही आप अपने कर्तव्य का इतिश्री नहीं कर सकते हैं। सुनिए अशोक जी, पहली बात, सबसे जरूरी बात, 2019 तक वो नहीं हुआ था, मंत्री ने 2019 से करा है, लेकिन एक दिन में तो नहीं हो पाया है ना। लास्ट 60 ईयर तक जो इन लोग के जो कर रहा था, उन लोग का कोई भी मतलब दिल में कोई भी उन लोग का ऐसा हमदर्दी नहीं था कि हम लोग ये अपनी माँ को हम लोग खुदाई कर रहे हैं, अपनी माँ के ऊपर हम लोग प्रश्न चिन्ह तो यहीं से खड़ा होता है। जब बीच से में मैं आपको परिमल टोकना शुक्लबैद्य चाहूंगा, मंत्री बना है तब से यहाँ पे रुकतू लगाया है, साथ में बहुत सारे ट्रक का जब्त किया गया है पूरा असम में ही, कोयला का है या काठ का है पूरा, और सबको उसके ऊपर एफआईआर डाला गया है, किसी को सस्पेंशन किया गया है, और सबसे सख्त कार्रवाई किया गया है सिर्फ परिमल शुक्लबैद्य की कार्यकाल में। और ये इसलिए हो पाया है कि क्योंकि वो हमारा भारतीय विचारधारा, हमारा जो भारतीय आचारधारा है उसके ऊपर विश्वास रखने वाला आदमी है। जो आदमी पहले मंत्रीभार लेने से पहले एक पेड़ को गले लगा के या पूजा करके अपना ये करता है कि हाँ मैं इसको बसाने के लिए आया हूँ, वो आदमी से हम लोग उम्मीद करते हैं। और असम का अभी भी ये जो कोल माइनिंग है या किसी भी, अभी जो ऑयल इंडिया ने जो आप बागजान का बात बोला है, बागजान में सिर्फ हमारा मंत्री का स्ट्रांग पोजीशन और चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल का ये स्ट्रांगली बोल्डली इसको बोलने के बाद केंद्रीय सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय का माननीय मंत्री जी ने भी खुद फोन करके उनका छानबीन किया है और उनके लिए हम लोग को जो भरपाई करना है उसके लिए भी किया है। और हम लोग एक कमिटी बनाया है, एम के यादव को पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ को उनको चेयरमैन बना के साइंटिस्ट को साथ में लेके कि इसमें कैसे बागजाम में क्या हुआ है, कि ऐसे क्या क्या पर्यावरण नष्ट हुआ है, उसके ऊपर क्यों करना होगा सिस्टमेटिकली। हम लोग क्या है, पहले ये सब नहीं था, अभी हुआ है। विषय वस्तु की गंभीरता को देखिए, 2003 को दिहिंग पटकाई में कोयला खुदाई का जो लीज था वो समाप्त हो जाता है और 2003 से लेकर 2020 तक बगैर किसी परमिशन के, बगैर किसी लीज के वहां पे आबाद गति से कोयला का खनन हो। 2020 तक नहीं, जब 2020 में केंद्रीय सरकार ने 28 शर्त लगा करके वो जो 2003 से जो 2010 तक जो खुदाई कर रहा था बिना परमिशन, उसका जो छानबीन करने के लिए गया, तब उन लोग का अभी भड़क गया है। वो लोग हैं हम तो पकड़ जाएंगे, तो इसीलिए वो लोग हल्ला कर रहा है। प्रैक्टिकल बात वही है। क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वहां रेड होल माइनिंग नहीं हो रही है? मैं तो वही कह रहा हूँ, समाज में दुष्ट लोग भी है, असुर भी है और अच्छा लोग भी है।
तो असुरों के बीच में वो तो लड़ाई होता ही तो रहेगा। इस वो पर- महाभारत के युग से हो इस रहा पर है। नकेल कौन कसेगी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, महाभारत के युग में से हो रहा है। महाभारत के युग में पांडव के साथ क्या क्या नहीं हुआ था। अपने भाई को मारना पड़ा था धर्म को इसको करने के लिए। आप आध्यात्मिक क्या-क्या नहीं एंगल हुआ को था। लिए तो कर रहे हैं, इसमें मैं सब वो प्रैक्टिकली बात महाभारत कर के रहा दिन में हुआ, अभी भी हो रहा है, मैं तो वन फाइट मंत्री करना पड़ेगा। परिमल लेकिन- शुक्ल वैद्य को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ। भी उनको सम्मान करता हूँ, वे भी हमारे वन मंत्री है। हाँ। मुख्यमंत्री ने उनको आदेश दिया कि आप जो है एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और सरकार के पास भेजिए, हम कैबिनेट में डिस्कशन करेंगे, फिर फर्दर स्टेप लेंगे। परंतु ये तो हो गई कागजी के, आपके पास दिल में नहीं, इच्छा दिल में शक्ति है, रहना अभी चाहिए दिल में है कि तो अभी इसीलिए हम बंद है। पर्यावरण को बचाएंगे। केवल क्लीन गुवाहाटी और अभी ग्रीन इसलिए गुवाहाटी का green नारा area- देने से नहीं होगा। आज वहां की बात छोड़ दीजिए, अपने आप गुवाहाटी के देखिए तो गुवाहाटी का बड़े भी काफी बड़े सारे पहाड़ action हुआ को है। काट करके आप अर्थ फिलिंग देखिए के लिए कितना मटिया सारा गाड़ी मेट कर पड़ा दिया हुआ है। गया। हमारा जितना भी फॉरेस्ट आज ऑफिस है, सब मानव में जाके आबादी जो देखिए, है बढ़ रही कितना है। सारा हम जंगलों लोग की सील कटाई सीज हो करके रही रखा है। है। पहले गाड़ी सीज नहीं करते थे, पहले सीज ऐसे छोड़ देते हैं। तो अभी हम लोग जाके बोला कि नहीं, एक गाड़ी, वो लोग अभी बोलता है कि गाड़ी सीज कर देने से वो लोग फाइन देता है। तो हम लोग ने अभी नया रूल क्या है मंत्री आने के बाद, अगर कोई गाड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया वनज संपद, तो उसको 1 लाख ऊपर के 1 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। मतलब गाड़ी जो यूज करते हैं चोर करने के लिए, वो गाड़ी 1 लाख रुपया से ऊपर, मतलब 1 करोड़ तक भी हम लोग लगा सकते हैं। तो जो गाड़ी का मूल्य है आपका 2 लाख 3 लाख रुपया, उनके ऊपर जब हम लगाएंगे फाइन 10 लाख रुपया, वो कभी भी चोर करने के लिए आगे नहीं आएगा। ऐसा सबसे बड़ी बात आइन हम है लोग बनाया कि है। दिसपुर और इसीलिए और लास्ट दिल्ली में 2 एक साल ही में दल का सरकार है। काफी चेंजेस हुआ है। परंतु गुवाहाटी वहाँ में जो भी हुआ कोयले की है। खुदाई हो रही है, इन पर सबका नजर बंद है। तो प्रकृति कैसे बचेगी? केवल वही साल में तो। हम पर्यावरण दिवस सिर्फ मना लेंगे एक- और जो है एक- मंत्री एक महोदय, आदमी नहीं विधायक कर सकते महोदय हैं। पेड़ ये लगा जैसे देंगे, अशोक पौधे लगा जी- देंगे, इससे पर्यावरण नहीं बचेगा। हाँ, इसीलिए हम जैसे पेड़ अशोक पौधे जी लगा और देते हमारे हैं, जो सम्मानीय कल दर्शक हो है, करके सबको यहाँ पे अपना जो दिल है से वो अनुभव पेड़ होना होगा। वहाँ है या ये नहीं, मेरा माँ है, माँ को उसका प्रोटेक्ट करना विकास पड़ेगा। हुआ या नहीं, इसके बारे में कोई सोचते नहीं है। एग्जैक्टली मैं ये वही केवल बोल जो रहा हूँ। फोटो इसीलिए सेशन का काम सबको चलता है। हम लोग संस्कारी होना पेड़ को पड़ेगा। दिखा करके ये अखबार हमारा में माँ फोटो है, छप माँ जाएगी, को टीवी में समझना आ पड़ेगा। जाएगा और उनका कार्य समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारी सुंदर सलेनी धरती जो है वो विनष्ट हो जाएगी। लेकिन हो और पाएगा थोड़ा सा। इसी तरीके से अगर प्रकृति का दोहन होता रहा तो आज तो कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं। आने वाले Exactly, समय वही में तो। फिर और कोई महामारी आ अभी जाएगा, सुनिए, जैसे कि विशेषज्ञ एक महोदय मिनट, एक ने सेकंड में बताया बोलता भी हूँ। है। ये हम मास्क पहन रहे हैं ना, अभी तक यहाँ पे ये मास्क पहने हुए, वीआईपी का मास्क पहने हुए बहुत सारा लुटेरे था। वो लोग के वजह से असम में ये सब हो रहा था। लेकिन अभी वो जितना भी हमारा अधिकारी है, जैसे माननीय परिमल शुक्लबैद्य है, माननीय चीफ मिनिस्टर है, बाकी मंत्रीगण है, वो लोग ऐसे मास्क पहनने वाला मंत्री नहीं है। पहले ऐसा था, अभी मास्क बिना मास्क के ही उन लोगों को देखा जाता आप है। ये तो कहना चाहिए मास्क कि मुखौटा पहने हुए लोग हाँ थे हाँ जो हाँ, लूट लोग रहे पहले थे, ये लुंठन चला रहा था। चल वो रहा था। मुखा पहनने वाला लेकिन लुंठनकारी को अभी बंद हो गया है। असम में भाजपा की सरकार पिछले कई सालों से है और केंद्र में भी, जैसा अशोक जी कह रहे हैं, अशोक जी जो पॉइंट उठाना चाहते हैं कि केंद्र में भी एक ही पार्टी की सरकार है, असम में भी एक ही पार्टी की सरकार है, पूर्वोत्तर भारत में भी लगभग हर राज्य में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में जिस तरह से वनांचलों पर अतिक्रमण जारी है, अवैध नागरिक भी जब, संदिग्ध नागरिक भी जब वहाँ घुस जाते हैं तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। हमने कई जगहों से ऐसी रिपोर्टें दिखाई थी, बहुत मुश्किलें आ जाती है, वन विभाग के लिए भी एक चुनौती हो जाती है। लेकिन सभ्य समाज की मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा डिब्रूगढ़ से। सभ्य समाज की तस्वीर ये है कि हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हाइजीन की बात कह रहे हैं, कचरा निष्पादन की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ये जो आप तस्वीर दिखाने की मैं फुल स्क्रीन में दिखाने के लिए बोलूँगा, ये म्यूनसिपल का एक वाहन है जो कचरा ले जा रहा था, और उसके पीछे देख सकते हैं आप, हम पूरी साफ तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अमानवीय होगा, एक तो अमानवीय कार्य हुआ ही है। आप देखिए, ये शहर का चित्र है, एक मृत कुत्ते के शव को इसी तरह घसीटा गया कई किलोमीटर तक। ये कुत्ता किसी संक्रमण की वजह से भी मरा होगा। पर्यावरण दिवस के दिन डिब्रूगढ़ से ये तस्वीर आई है, और जब चालक से पूछा गया कि आप ऐसे क्यों घसीट के ले जा रहे थे, उनके हाव भाव को देखिए। ये सरकारी तंत्र जो कार्रवाई करता है, उनके हाव भाव को देखिए। उन्होंने किस तरह से बताया कि मतलब उन्हें कुछ मालूम नहीं, वो आश्चर्यचकित हो गए। एक बार मैं दिखाने के लिए बोलता हूँ। तो मैं उसके ऊपर डीएफओ से अभी कार्रवाई करने के लिए संपर्क करूंगा। এনেকে বান্ধি লৈ গৈছে কুকুৰটো কিটো কুকুৰটো নহয় জাবৰ তাত পেলাইছিলেতো তাত কুকুৰ এটা আছিল এই এনেকে বান্ধি বান্ধি একদম চুচুৱাই নাজানো চুচুৱাই আমি নহয়। পিছে পিছে ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ এইখন নহয় নহয় কুকুৰটো আমি লৈ পোৱা নাইতো তাত জাবৰ তাত পৰি আছিলে শুনক কথাটো মই বুজাই দিছোঁ আৰু কুকুৰটো কেলৈ লৈ ফুৰিম আমাৰ টানি লৈ ফুৰিম মানে বান্ধি টানি লৈ আহিছে নহয় বেয়া দেখিছে নহয় এইটো অঁ নহয় কথাটো বুজা নাই কিয়
मैं उस तस्वीर जो चल रही है वो डिब्रूगढ़ शहर की है। आज पर्यावरण दिवस है और कचरा उठाने वाले जो म्यूनिसिपल के वाहन होता है उसके पीछे इसी तरह से घसीट कर ले जाया गया। बहुत लंबा समय तक घसीटा गया। सुजीत दास, आप यूएन में एक विशेषज्ञ के तौर पर आपने काम किया है। आप जब भी कोई प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं तो पर्यावरण के पक्ष को भी वहाँ पर रखते हैं। ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूँगा। डिब्रूगढ़ से जो ये तस्वीर आई है, क्या कहेंगे? तस्वीर अपने आप में ही सब कुछ कह देता है, तो मुझे कहने के लिए कुछ मेरे पास रहता नहीं। ये बहुत गिरा हुआ सोच का ये समाज का एक दिख रहा है। इसको देखते हुए मुझे जो अभी तक चर्चा हुआ है, एक तो जो अशोक जी ने कहा है, ठीक है, हम लोग का पर्यावरण के ऊपर जो स्टेप्स है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से होना चाहिए था, वो सब नहीं हो रहा है। उन्होंने वो हाईलाइट किया है, तो वो अपने जगह पे सही है। जो इधर कहा गया है कि गवर्नमेंट का पक्ष रखा गया है, वो भी एक तरीके से सही है। मैं ये समझता हूँ कि ये सब इश्यूज़ इतना आसान तो है नहीं कि जैसे ये कोविड में ही देख रहे थे, सोशल और इकोनॉमी, इसको गवर्नमेंट को भी बैलेंस रख के चलना पड़ता है। लेकिन ये जो कुत्ते का आपने देखा है अभी, उसको देखते हुए मैं ये विवश हो जाता हूँ कहने के लिए कि, और ये जब सारा कुछ जो हो रहा है कि मे बी अभी टाइम आ गया है कि जो हम लोग का सोच है, आप चाहे कितना भी कमेटी फॉर्म कर ले, जब तक सोच में बदलाव नहीं आएगा जी, तो आपका काम में भी बदलाव नहीं आने वाला। अब इसमें क्या किया जाए? मैं एक छोटा सा मैं तो चाहे आज ऑयल का ये हो गया है, एक बहुत नुकसान होगा, मैं जानता हूँ। अब उसमें तो हम लोग हेल्प कर नहीं सकते, और वो आज नहीं तो कल वो रुक भी जाएगा, डैमेज ये भी होगा। लेकिन आगे कैसे जाए, तो उसमें सोच की एक बदलाव चाहिए। और ये समझने का ज़रूरत है सबको पॉलिसी मेकिंग में कि ये बायोडाइवर्सिटी एक बहुत ही सीरियस इशू है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, इसमें मैं ब्रॉड थेमेटिक्स एरिया, अब कोविड एक ब्रॉड एरिया है, क्लाइमेट चेंज एक ब्रॉड एरिया है। हम लोग ये सब मेजर चैलेंजेस है, हम इसी पे सोचते रह जाएंगे तो ये सब अगर चैलेंजेस को हम लोग कैसे आगे फेस करेंगे, वो अगर नहीं सोचते हैं तो हम लोग आगे कैसे ले जाएंगे? तो हम लोग देखिए, मैंने कहा थोड़ी देर पहले, हाफ द वर्ल्ड्स जीडीपी आता है आपका बायोडाइवर्सिटी से। अदर हाफ कहाँ से आता है? टेक्नोलॉजी से आता है। और टेक्नोलॉजी, वो रोबोट्स और ये सब तो आपको खिला नहीं सकता। आप जब बीमार होंगे वो दवाई तो वो दवाई नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ह्यूमन सर्वाइवल बायोडाइवर्सिटी पे है, निर्धारित है। तो हम लोग इस चीज़ को अगर नालीफाई करते हैं तो हम लोग अपने जिस पेड़ पे खड़े हैं उसी पेड़ पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को रखना ही पड़ेगा आगे। और ये उसके ऊपर जिस हिसाब से तानाशाही हो रहा है, तो जो इश्यूज आगे आ रहा है क्लाइमेट चेंज और इसका, तो हम लोग को उस पर अभी अटेंड करके उस सब चीज़ों में सोच बदलना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग को अभी उस सब चीज़ों में गहराई से सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी हम लोग के खुद के सर्वाइवल का में एक नेसेसिटी एलिमेंट है। जी हाँ, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है। मैंने कई स्कूल कॉलेज में काफ़ी लंबे समय तक विज़िट किया है, बहुत से छात्रों से भी बात की है, बहुत से गृहिणियों से बात की है, बहुत से आम लोगों से भी बात की है, व्यापारियों से भी बात की है। हम जब बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो 90% लोग जो है चुप हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट के बारे में, इसकी गंभीरता के बारे में लोगों को पता नहीं है। एग्जैक्टली इसी वजह से हम प्रकृति के प्रति असंवेदनशील भी होते जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए कोरोना क्या स्कूल, घर से तो शुरुआत करनी होगी, पेरेंट्स को जागरूक होकर बच्चों को ये समझाना होगा। क्या स्कूल में स्कूल एक ऐसा मंच है जहाँ से इसके बारे में बहुत बढ़िया से बच्चे के मन में, दिमाग में फिट किया जा सकता है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी जरूरी है, जैव विविधता क्यों जरूरी है और प्रकृति के प्रति संवेदनशील होना क्यों जरूरी है। हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं। आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं। ये जरूर आपने जो सही कहा, ये ऑलरेडी हम लोग के एजुकेशन सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया गया हुआ है ऑलरेडी। और लेकिन अभी एक आपको छोटा जाते जाते एग्जांपल देता हूँ। अब हम लोग का छोटा कुछ साग है, ढेकिया हक जी, वो लुप्त होते जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है। क्यों? ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है।
सो इसी हिसाब से हम लोग के कुछ इंडिजिनस जो ग्रेन्स हम लोग का धान होता है वो भी लुप्त होते जा रहे हैं। ये सब क्लाइमेट चेंज है, कोविड क्लाइमेट चेंज है, लोकस्ट अटैक क्लाइमेट चेंज है, एलिफेंट जो हो रहा है वो क्लाइमेट चेंज। एलिफेंट क्या करता है? एलिफेंट दो तरीके से खाता है। जो ज़मीन से उगता है वो रेनी सीजन में खाता है, और जो ऊपर होता है यूजुअली बैम्बू लीव्स खाता है। अभी रेनी सीजन में अब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि ऊपर खाने के लिए तो उसको है, लेकिन अभी रेनी सीजन में नीचे ग्रासेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम लोग फॉरेस्ट में बैम्बू को जस्ट ऐसे रिसोर्स मैंने उगने देते हैं तो क्या होता है, बैम्बू का रूट्स बाकी सब में कॉम्पिटिटिव वेजिटेटिव कॉम्पिटिटिव उसको मार देता है। तो अगर हम लोग उसी बैम्बू को अगर हर 3 साल 4 साल में काटते रहते हैं तो नया आएगा, तो उसमें हम लोग को वो घास मिलता रहेगा उसको। अभी वो नहीं है बोल के वो आगे आ रहा है। अगर वो हम लोग काटते तो अभी अगर वो निकल के आता, एलिफेंट कॉरिडोर वहाँ पर इफेक्ट नहीं होता है, तो वो अगर तो हम लोग का गाँव में नहीं आएगा, तो इसमें इकोनॉमी भी जनरेट होता है। तो ये एक सोच है, ये सोच में गहराई को इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से जब हम लोग अपने सोच की गहराई को अभी बदलना ज़रूरी है। पहले आज पर्यावरण दिवस आपने जो कहा, अवेयरनेस सिर्फ एजुकेशन तक नहीं है, आज इनफैक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम है यूएन का, ये सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब ये है कि अवेयरनेस हम लोग का ज़रूरी है। वो अवेयरनेस का मकसद है कि हम लोग का पॉलिसी मेकिंग में अभी असम को अगर आगे ले जाना है या फिर नॉर्थ ईस्ट को इन जनरल, तो हम लोग जिस बायोडाइवर्सिटी जोन में हैं, और बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट में यूजुअली उसका रहता है, तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मिनिस्टर जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, असम सरकार का भी। हम लोग को ये गहराई में जाके सब्जेक्ट को समझ के आगे करना है। सिंपली कमेटी फॉर्म करने से नहीं होगा। जी हाँ। इसको एक holistic- जैव विविधता की बात कर रहे थे। जैव विविधता एक बहुत अच्छा टॉपिक है, और बच्चों को, खासकर छात्रों को जो है वो केवल किताबी ज्ञान से नहीं होगा, व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। और दूसरा का मैं बात बोल देता हूं, मैं बोल देता हूँ, अपने वन मंत्री जी से कहिएगा कम से कम गुवाहाटी में फॉरेस्ट एरिया जो है ना पहाड़ों पर, उसको कम से कम डिमार्केशन करवा दे। वहाँ भी लोगों का जान माल का बहुत खतरा है। और तीसरी बात कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का यह उचित समय है, अन्यथा जो है हमारी आने वाली पीढ़ी को हम विषाक्त गैस दे करके जाएंगे, पीने की पानी नहीं दे के जाए। अगर आप पीने का क्या, आप आर्टिफिशियल 1 ड्रॉप ऑफ वाटर आप क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? क्या आप आर्टिफिशियल गैस जो है वो ऑक्सीजन तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको दोहन करने को, प्रदूषित करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रख करके जो है पर्यावरण को जी जान से लग के सबका कर्तव्य होना चाहिए, एक जन आंदोलन होना चाहिए। और आज से कम से कम काम हो रहा है डिब्रूगढ़ में, जो आपने दिखाया अभी टीवी में, तो उसके ऊपर हमारा डीएफओ साहब प्रदीप्त बरुआ के साथ हमारा बात हुआ है, तो उन्होंने उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उसको क्यों क्या हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करके उसके ऊपर आप लोग, क्योंकि पृथ्वी केवल जो है मानव के लिए नहीं है, ये जानवरों का भी उतना ही अधिकार है, वनस्पतियों का भी उतना ही अधिकार है, और उन सबको मिलाकर जैव विविधता होती है। और सबको बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। विकास चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। भारतीय विकास चाहिए परंतु प्रकृति के एवज में नहीं। भारतीय आध्यात्मिकता बात सारे वर्ल्ड ने कोविड-19 में सीख लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने जो क्वारंटीन सेंटरों में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, असम के स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा कर दी कि इसे अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा। क्या प्रकृति पर जब इस तरह से हमला होता है, जब वन ध्वंस होते हैं, तो इसके खिलाफ जो कानून है उसको सख्त करने की जरूरत नहीं है। शैलन पांडे, आखिरी पड़ाव में हम किस तरह से वन विभाग इसको बचाने के लिए और सख्त करने के लिए किस तरह से कानून में बदलाव कर सकती है? अभी जैसे विधि और मतलब रूल एंड एक्ट, ये सब चेंज करना पड़ेगा। पहले से ये सब ब्रिटिश का बनाया हुआ रूल से सले हुए उलझे हुए थे, वो लोग कुछ नहीं थे। अभी हम लोग का जो पर्यावरण मंत्री है माननीय परिमल शुक्लबैद्य, उन्होंने जो रूल बनाने वाला, एक्ट बनाने वाला हम लोग का जो स्टैंडिंग काउंसिल है उनके साथ भी बात किया है काफ़ी टाइम, और उनके साथ बात करके, उच्च अधिकारी के साथ बात करके हम लोग स्ट्रांग रूल बनाने के लिए, मतलब किसी को मतलब ये जानवर मतलब धरती के खिलाफ कुछ काम करेगा तो वो मर्डर जैसा ही काम होगा, तो उनके खिलाफ ऐसा ही कार्रवाई करने के लिए वो अभी कोशिश जारी है। बिल्कुल। मैं अपने कार्यक्रम इस मंच से, नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस मंच से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आह्वान करता हूं कि यहाँ के प्रकृति को बचाने के लिए, यहाँ के वन को बचाने के लिए, जैव विविधता को बचाने के लिए कम से कम एक मंच पर आए और एक कॉमन फोरम बना के, एक मंच बना के इस पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत ही, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इसी तरह से अगर इसका दोहन होता रहा तो आने वाले समय में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
मुद्दा में इतना ही और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।